सर रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना? आई थिंक मैसेज मिला होगा आप लोगों को सर। सीमा, नैनी, शिवास, साउंड आ रहा है मेरा? बोलो सर। Yes, sir. ओके सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्लास है और इकोनॉमिक्स में मैं अभी आपके साथ थ्योरी ऑफ मार्केट रिलेटेड डिस्कशन चालू किया। थ्योरी ऑफ मार्केट्स है ना। बेसिकली फाउंडेशन के लिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। फाउंडेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो सीए फाउंडेशन के लिए तो है ही सर, ऑल्सो सीएमए फाउंडेशन एज वेल एज सीएस एंट्रेंस में भी थ्योरी ऑफ मार्केट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और इसके साथ साथ बीकॉम 11-12 लेवल में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि थ्योरी ऑफ मार्केट के अंदर हम लोग ऑलरेडी क्या स्टार्ट किए थे सर? सर प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, ये स्टार्ट हुआ था। सर ये स्टार्ट जो मैंने किया था तो याद होगा कि मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीक में क्या डिस्कशन किया था बोले? मार्केट को समझने के लिए जो जरूरी बात था वो क्या था सर? सर वो था कि रेवेन्यू समझना जरूरी है। याद है? मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को याद है। अगर नहीं है तो यही कहूँगा सर कि आप जरूर एक बार प्रीवियस लेक्चर्स को गो थ्रू करें, है ना सर? अगर बाई चांस याद नहीं है या आप भूल गए, रिवाइज तो बनता है सर। इकोनॉमिक्स टफ सब्जेक्ट्स में नहीं आता है सर, बट इकोनॉमिक्स में थोड़ा रेगुलरिटी मेंटेन करो तो अच्छा होता है, याद रखने में भी और प्रैक्टिकली समझने के लिए भी और एग्जाम के लिए। सो नाउ पॉइंट इज दैट ये जो टॉपिक मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, डिटर्मिनेशन इन प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। ठीक है, तो प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट जो है सर, इसमें मैंने लास्ट दिन आपको डिफरेंट मार्केट के बारे में बताया। किसके बारे में बताया था? डिफरेंट मार्केट के बारे में बताया। मतलब जैसे मानो आप परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मोनोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक क्या है, ऑलिगोपोली क्या है, एक बेसिक लेवल आइडिया मैं आपको दिया था। बेसिक लेवल आइडिया दिया था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कैसा होता है ना? ऑलिगोपोली मार्केट कैसा होता है, मोनोपोली मार्केट कैसा होता है, मोनोपोलिस्टिक कैसा होता है सब बता दिया। इसके साथ साथ बेसिक मार्केट क्या है, मतलब मार्केट का मतलब क्या है। ठीक है, मार्केट माने नॉर्मली जो आम आदमी का सोच होता है, कॉमन मैन जो सोचते हैं सर, कॉमन मैन को लगता है कि मार्केट माने जहाँ पर हम लोग कोई चीज को खरीदने जाते हैं। एग्जैक्टली सर, कॉमन मैन जो सोचते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है ना? बिकॉज आम आदमी जो सोचेगा वही तो सब कुछ है सर। हाँ, एवरीथिंग इज फॉर कॉमन पीपल। इस दुनिया में जो कुछ भी है सब कॉमन लोगों के लिए ही है, तो है ना? अनकॉमन लोगों के लिए दुनिया नहीं बना है, कॉमन लोगों के लिए दुनिया बना है सर। ये कैसा बात है ये सर? बात को समझो तो अच्छा है, ना समझो तो कोई बात नहीं सर, ज्यादा डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है। सो नाउ माय पॉइंट इज वेरी सिंपल कि मैंने आपको ये बता दिया था कि मीनिंग ऑफ मार्केट, कितना तरह का अलग अलग क्लासिफिकेशन। इसमें आप देख सकते हो लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, स्टॉक मार्केट, हाँ सर, कमोडिटी मार्केट, ये सब मैंने चर्चा किया। इसके साथ जो मेनली इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट है दैट इज कंपटीशन के वाइज मार्केट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कंपटीशन वाइज मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक्स पर्पस, बिकॉज इकोनॉमिक्स अलग अलग बहुत सारा बात करता है, लेकिन जो भी अलग वो बात करे वो करने दो उसको। लेकिन मेनली अगर आप मार्केट को अलग अलग स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट करो तो मार्केट कुछ ऐसा होता है सर, जिसमें आपको परफेक्ट कंपटीशन नजर आएगा, मोनोपोलिस्टिक नजर आएगा, या इम्परफेक्ट भी बोला जाता है। मोनोपोलिस्टिक का दो दो नाम है सर, या तो इम्परफेक्ट बोलो या तो मोनोपोलिस्टिक बोलो। परफेक्ट कंपटीशन, अगर मैं थोड़ा एग्जांपल दूं, इट्स लाइक जहां पर बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं। आज मैं बताऊंगा, आज परफेक्ट कंपटीशन पे ही बात करूंगा। ठीक है, आज का जो डिस्कशन रहने वाला है सर ए टू जेड इकोनॉमिक्स में, उसमें मैं आज आपके साथ परफेक्ट कंपटीशन पे ही मेनली चर्चा करूंगा। सेकेंड थिंग, मोनोपोलिस्टिक एंड इम्परफेक्ट।
सर ये कैसा बात करूँ सर, परफेक्ट कंपटीशन जैसे मैं आपको क्या बोला ना, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो जैसे कि वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट, ग्रोसरी मार्केट्स, परफेक्ट कंपटीशन के लिए अच्छा फिट होता है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में क्या है सर, मोनोपोलिस्टिक में सेलर बहुत सारे होंगे, बट बहुत सारे होंगे बट एक एक का शेयर बहुत ज्यादा होगा। मतलब आप समझ रहे हो मेरा बात। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मार्केट में मोनोपोली एक बना रहेगा बट साथ में कंपटीशन भी रहेगा। जैसे मार्केट में जो साबुन का बिजनेस होता है, आप दुकान में जाओगे तो वैराइटीज ऑफ कंपनी मिलेगा आपको जो साबुन बेचता है, वैराइटीज ऑफ कंपनी मिलेगा जो सार्फ बेचता है, वैराइटीज ऑफ कंपनी मिलेगा जो तेल बेचता है। बट फिर भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, बट फिर भी अपना एक दबदबा है, अपना एक दबदबा है। लक्स मार्केट, लक्स साबुन में है मार्केट में, लोकल कंपनी भी मार्केट में, लक्स का भी अपना मार्केट एरिया है और नॉर्मल कंपनी में भी अपना अच्छा खासा मार्केट है। तो मोनोपोलिस्टिक क्या है सर, ये थोड़ा सा मतलब स्मॉल लेवल प्लेयर्स भी इसके अंदर आता है, बड़े बड़े कंपनीज भी इसके अंदर आता है, एक कंपटीशन बना के काम करते हैं, बट नॉट लाइक परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली क्या है, जस्ट जिसमें आपको बायर बहुत मिले पर सेलर एक ही होगा। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मोनोपोली ऑलवेज याद रखा जाता है, जैसे कि इंडियन रेलवे, जैसे कि इंडियन रेलवे या मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ओके, या आईआरसीटीसी, ऐसा वेरियस एग्जांपल हो सकता है। मैं जस्ट आपको एक बार याद दिला रहा हूँ, मैं लास्ट दिन जो बताया था। अरे याद आ रहा है कि नहीं? हाँ नैनी, नैनी, असीमा, शिवास, याद आ रहा है आप लोगों को? प्लीज चल के सर, क्या रे, मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों तक? बोलो। उन्हें पढ़ছে? हाँ सीमा, याद आ रहा है ये सब लो, कुछ तो बोलो। कनेक्टेड हो तो थोड़ा बता दो सर, कनेक्टेड नहीं हो तो फिर अलग बात। असीमा का माइक्रोफोन तो ऑन दिख रहा है बट साउंड नहीं आ रहा है। নয়নি বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার। প্লিজ স্যার, মনে পড়েছে এগুলো আমরা লাস্ট দিনকে डिस्कशन করেছি। सर ओलिगोपोली क्या है सर? सर ओलिगोपोली मार्केट के बारे में भी मैंने लास्ट क्लास में बताया। सर ओलिगोपोली मार्केट इज लाइक, जैसे मानो यहाँ पर ना वेरी फ्यू सेलर्स होते हैं। कैसे होते हैं सर? वेरी फ्यू सेलर्स। सर कैसा होता है वेरी फ्यू सेलर्स? सर वेरी फ्यू सेलर्स का एग्जांपल आप ले सकते हो, बट दे आर लार्ज प्लेयर। वेरी फ्यू सेलर्स है बट दे आर लार्ज प्लेयर्स होते हैं, मतलब बिग बिग कंपनीज, बट फिर भी उनके बीच में एक कंपटीशन है। मे बी मैक्स टू मैक्स 5 से 10 कंपनी होगा ऐसा बिजनेस मार्केट में, 5 to 10 बिग कंपनीज, ठीक है। उनके बीच में एक बड़ा कंपटीशन चलता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो क्या बोले सर, मोबाइल बिजनेस, मोबाइल ब्रांड, इंटरनेट नेटवर्क ब्रांड, नेटवर्क बिजनेस करते हैं ना सर। नेटवर्क का तो गजब हो गया आज के डेट में, इंडिया में सिर्फ 2 ही कंपनी बचा है। या तो आप रिलायंस ले लो, मतलब जियो, एयरटेल और वोडाफोन। यही तो हो गया सर, वोडाफोन एंड आइडिया, जिसको हम लोग प्यार से वी कहते हैं। तो नॉर्मली ओलिगोपोली का एक वर्जन है सर जिसको डुओपोली भी कहा जाता है। डुओपोली माने 2 ही प्लेयर है मार्केट में जो पूरा मार्केट को चला रहा है। ऐसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन अभी भी मार्केट में है, 3 है। तो त्रियोपोली बोल के तो कुछ ऐसे अभी तक कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया जाता। पर डुओपोली माने जब ओलिगोपोली मार्केट में 2 प्लेयर, मतलब 2 प्लेयर माने 2 बिग बिजनेस मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे बिजनेस सेगमेंट्स को हम लोग डुओपोली भी बोलते हैं, जो ओलिगोपोली का ही एक पार्ट है। और जैसे कि आपको मैं बताया मोनोपोली बिजनेस, ठीक है। मोनोपोली बिजनेस में जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि इंडियन रेलवेज, आईआरसीटीसी, है ना। इनका मार्केट में मोनोपोली है, और भी है इंडियन एरोनॉटिकल्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मार्केट में ज्यादा कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, अकेला ही मार्केट को चलाता है, अकेला ही मार्केट को चलाता है। तो ज्यादातर किसमें, सरकारी कंपनीज में ऐसा देखने को मिलता है, गवर्नमेंट लेवल में, जहाँ पर मोनोपोली बहुत ही हाई होता है। तो सर मोनोपोली अच्छा है कि नहीं है? सर ये समय के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये सिचुएशन टू सिचुएशन एंड कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। इसका कोई ऐसे मतलब हार्ड एंड फास्ट तो नहीं बोला जा सकता।
हाँ, लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर डेमोक्रेटिक मार्केट किसको बोला जाएगा? डेमोक्रेटिक माने मतलब सबको राइट है बिजनेस करने का। हाँ, इजीली बिजनेस में आ सकते हैं, इजीली बिजनेस छोड़ के जा सकते हैं, डेमोक्रेटिक राइट। तो डेमोक्रेसी जिस मार्केट को देखने को मिलता है वो है आपका परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसको हम लोग बोल सकते हैं सर। ऐसे इकोनॉमिक्स में डेमोक्रेसी बोल के कोई ऐसा बात है नहीं, बट मैं इसका नाम दिया डेमोक्रेटिक। बात समझ रहे हो सर? इकोनॉमिक्स में डेमोक्रेटिक मार्केट बोल के ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, बट मैंने इसका नाम दिया डेमोक्रेटिक मार्केट। डेमोक्रेसी में जैसे होता है ना, हर कोई अपना ओपिनियन दे सकता है, वैसा ही परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी सिमिलर कैरेक्टर देखने को मिलता है। सर रेवेन्यू रिलेटेड जो पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं मार्केट को समझने के लिए, ये मैंने लास्ट दिन समझा रहा था। सर रेवेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें आपको एग्जाम में भी सवाल बहुत होते हैं सर। कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू, कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, कैलकुलेट एवरेज रेवेन्यू, और मोर इंटरेस्टिंगली मार्जिनल के साथ एवरेज का कनेक्शन, टोटल रेवेन्यू का कनेक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कलेक्शन, मतलब कनेक्शन, कनेक्टिविटी क्या है, रिलेशन बेसिकली। तो रिलेशनशिप अमंग मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू विथ डिमांड, ठीक है। तो डिमांड के साथ क्या कनेक्शन है ये मैंने बताया। और एक जो इंटरेस्टिंग चीज मैंने बताया था दैट इज बहुत इंटरेस्टिंग था, बिहेवियरल प्रिंसिपल्स। क्या था सर? बिहेवियरल प्रिंसिपल्स। सर बिहेवियरल प्रिंसिपल माने, सर बिहेवियरल प्रिंसिपल का मतलब ये होता है, बिहेवियरल प्रिंसिपल माने हर बिजनेस को ना, हर बिजनेस को एक बहुत ही कॉमन फैक्टर फेस करना पड़ता है। फैक्टर ये है सर, देयर इज अ इक्वेशन नोन एज टीआर, यानी टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू माने अर्निंग, सेल, ठीक है। तो अगर किसी बिजनेस का सेल, मतलब रेवेन्यू जो अर्निंग वो कर रहा है, टोटल रेवेन्यू अगर वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है तो बिजनेस अच्छा चलेगा सर। टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इट्स अ गुड सिचुएशन। तो क्या कहते थे, फार्म शुड प्रोड्यूस एट ऑल इफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू और एक्सीड्स इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब सिंपल बात है, जब तक रेवेन्यू हाई है, कॉस्ट लो है, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। सिंपल बात है, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करा के मैं आपको बता सकता हूँ ऐसा कॉन्सेप्ट। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से मिलेगा? सर ये तो मैं स्टॉक मार्केट क्लास में, इंटर एंड फाइनल लेवल में, ठीक है, सीएसईए में, इंटर फाइनल लेवल में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेगुलर डिस्कशन होता है। तो मैं आपको अभी 2 मिनट में इसको दिखा सकता हूँ कि कहाँ जाके आपको मिलेगा। आप भी चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे थोड़ा सा एडवांस लेवल चर्चा है, बट मैं ज़्यादा एडवांस जाऊँगा नहीं सर, मैं ज़्यादा एडवांस जाऊँगा नहीं। जस्ट एक कंपनी का डेटा मैं यहाँ से चूज करूँगा। से फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस। फिर इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है, ठीक है। रिसेंटली इसका शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा नुकसान, मतलब नुकसान माने यूएस मार्केट में रेवेन्यू जनरेशन थोड़ा खराब चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में इनका रेवेन्यू जनरेशन थोड़ा सा खराब जा रहा है, नॉट जस्ट इन्फोसिस का, बल्कि टोटल आईटी कंपनीज का। इसके अंदर इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, सभी आईटी बड़े बड़े कंपनीज एज वेल एज स्मॉल कंपनीज भी शामिल है। इनका बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम रिसेंटली फेस हो रहा है, ठीक है। ठीक है, मैं आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड मैटर में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस थोड़ा फाइनेंशियल्स में लेके जाऊँगा। और आप अगर चेक करोगे किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा, जस्ट लुक एट हियर सर, ये अकाउंटिंग डेटा है, ठीक है, ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल डेटा है। आप देख सकते हो हर कंपनी का यहाँ पर, हर एवरी ईयर कंपनी का रेवेन्यू अर्न होता है सर। उसमें से कॉस्ट को माइनस किया जाता है। जैसे कि इन्फोसिस का रॉ मटेरियल कुछ ऐसे जरूरत नहीं होता, सॉफ्टवेयर कंपनी है, मतलब बेसिकली सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी है। बीपीओ, आईटी सर्विस देते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पावर फ्यूल में हल्का खर्चा है 176 करोड़ का। रेवेन्यू अर्न करता है 2023 में 1,49,468 करोड़ का। एम्प्लॉय कॉस्ट लग रहा है 78,359 करोड़ का। एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब सैलरी देना पड़ता है आईटी एम्प्लॉइज को, समझ रहे हो सर? सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 5,315 करोड़ का, 5,315 करोड़ का। ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस 27,887 करोड़। सर ये सब क्या है? अकाउंट्स पढ़ा रहे हो कि इकोनॉमिक्स? सर मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि एवरी बिजनेस जब तक उसका रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से क्या बनेगा सर, टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से जब तक हाई है, बिजनेस अपना प्रोडक्शन को गोइंग ऑन करे, बिजनेस अपना प्रोडक्शन को गोइंग ऑन करे।
मैंने प्रोडक्शन चलाते जाए, बिजनेस के लिए अच्छा बात है सर। जैसे आप देख सकते हो कि सारे के सारे रेवेन्यू से जब तक कॉस्ट कम रहा, बिजनेस का प्रॉफिट रहा सर, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को छोड़ के, मतलब अभी तक डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, फिर भी बिजनेस को 2023 में 37,000 करोड़ का प्रॉफिट रहा है अप्रॉक्स। 37,000 करोड़ का प्रॉफिट इन्फोसिस ने अभी तक किया है 2023 में। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक दूसरा कंपनी का नाम लेता हूँ। जब आप देखोगे कि रेवेन्यू से कॉस्ट हाई है, सर कौन सा एग्जाम्पल लेने से अच्छा रहेगा? सर कोई भी एक थोड़ा लॉस मेकिंग बिजनेस उठाता हूँ। लॉस मेकिंग में बहुत सारे हैं, फ्यूचर बिग बाजार का बिजनेस, एक सेकेंड दिखाता हूँ सर, दिखाता हूँ। फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर 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 एंटरप्राइज, फ्यूचर रिटेल, यस फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का तो डेटा अवेलेबल ही नहीं है, फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है। ये देखिए बहुत खराब हालत है। बिग बाजार का जो मेन कंपनी का नाम है सर वही है। बिग बाजार तो बंद हो गया, आप लोग देख सकते हो अपने अ, आसपास में देखो तो बिग बाजार अभी है नहीं। और बिग बाजार का जितना बड़ा बड़ा सेंटर था सब खत्म हो गया, कुछ कुछ भी नहीं है अभी, मतलब सब दुकान बंद हो गया। ठीक है, कहीं कहीं एक दो मिलेगा शायद। ठीक है, तब जैसे मुझे खबर है मुंबई में कुछ सेंटर अभी भी ओपन है। ठीक है, या फिर आपको शायद नहीं मिलेगा। लेकिन आप चीज को देखो सर, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, टोटल रेवेन्यू टीआर, टोटल रेवेन्यू देखो 2021 का लास्ट डेटा दिख रहा है यहाँ पर, 6,560 करोड़ का। रॉ मटेरियल कॉस्ट, पावर फ्यूल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कॉस्ट, सारा कॉस्ट को ऐड करके, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं टीबीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद बिजनेस के पास जो प्रॉफिट बचा है वो है नेगेटिव प्रॉफिट, 314 करोड़ का। उसके ऊपर भी मुश्किल जो है वो है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माने बैंक को जो लोन देना पड़ा, इंटरेस्ट देना पड़ा 1471 करोड़ का। तो बेसिकली सर आपको पता है लोन लेने से उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बिजनेस का नेट इनकम का हालत 2021 में आके रुका है नेगेटिव 3,000 करोड़ का। अब मैं क्या बताऊं आपको, माने लॉस है, लॉस। तो टोटल रेवेन्यू अगर किसी बिजनेस का, टोटल रेवेन्यू अगर किसी बिजनेस का टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो जाए तो बिजनेस का क्या हवा टाइट होता है आप देख पा रहे हो। जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया। ठीक है, बाकी ये सब डिस्कशंस जब आप लोग इंटरमीडिएट फाइनल में आओगे ना सर, तो मैं आप लोगों को एक टॉपिक आएगा सर, मेरे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे। ठीक है, तब मैं आपको और डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। या फिर जो लोग NISM एंड स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं, वहाँ पर एक सब्जेक्ट आता है सर फंडामेंटल एंड रिसर्च एनालिस्ट बोल के, फंडामेंटल एनालिसिस और रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, वहाँ पर भी मैं पढ़ाता हूँ। और मैम के पास आप लोग अकाउंटेंसी जब करोगे तब भी आप ये सब चीज़ें थोड़ा सा कॉस्टिंग के अंदर, कॉस्टिंग में अकाउंट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ओवरऑल ये सब डिस्कशंस आप प्रैक्टिकली और फेस करोगे, और और आपको मिलेगा मजा। लेकिन फिलहाल इकोनॉमिक्स को पढ़ने के टाइम पे आपको यहाँ पर यही बताया जा रहा है, जब मार्केट को समझना है तो बिहेवियरल प्रिंसिपल्स को समझना है। इफ यू अंडरस्टैंड द मार्केट, if you understand the competition in the market, if you understand the perfect competitive market, if you understand the if you want to understand the monopoly business, if you want to understand the oligopoly business, then you have to understand the revenue structure of each and every business. जिस बिजनेस का रेवेन्यू अपने कॉस्ट से हाई है, बिजनेस अपना प्रोडक्शन को और बना के रखेगा, लॉस का चांसेस कम रहेगा। और ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टर भी खुश, ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टर भी खुश, हैप्पी इन्वेस्टर हैप्पी। इफ इन्वेस्टर हैप्पी देन business happy, so overall share market happy, economy happy, और जॉब क्रिएशन है ना सर, जॉब क्रिएशन होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, यही तो चाहते हैं। लेकिन हमेशा होता नहीं है चाहना, ऑब्वियसली, मतलब इकोनॉमी भी चाहते हैं, इंसान भी वही चाहते हैं कि और जॉब मिले, और भी लोगों को जॉब मिल जाए। लेकिन जॉब मिलने के लिए कंपनी का ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी अपने घर से पैसा देके थोड़ी ना किसी का सैलरी भी देगा सर। मार्केट में बिजनेस होगा, बिजनेस करके पैसा आएगा तो सैलरी पेमेंट। घर से पैसा देके क्या होता है सर, इकोनॉमी खराब हो जाता है। कहाँ से, घर से क्यों पैसा दे? घर का पैसा तो घर चलाने के लिए है, घर का पैसा दूसरे का सैलरी देने के लिए नहीं है। बिजनेस करके जो पैसा उठता है
जो रेवेन्यू अर्न होता है वहां से सैलरी दो, वहां से कॉस्ट मेंटेन करो, तब जाके बिजनेस एक्चुअली सर्वाइवल होता है। समझ रहे हो? जैसे रिसेंटली आज ये केस स्टडीज मॉर्निंग में स्टॉक मार्केट क्लास में हो रहा था, आप लोगों को शायद पता हो, ना पता हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ ये बिहेवियरल प्रिंसिपल्स का यूज होता है। मुझे इतना डिटेल्स में कभी कभी लगता है कि जाना शायद नहीं चाहिए, पर फिर मैं सोचता हूँ बता देते हैं सर, क्या पता कल हो ना हो। सर आप लोग शायद जानते हो ये ब्रांड के बारे में, इट्स अ वेरी बिग ब्रांड। कंपनी का नाम है सर मैनकाइंड फार्मा बोल के, ठीक है। क्या नाम बताया सर मैंने? मैनकाइंड फार्मा, ठीक है। टीवी में ऐड भी देखते हो शायद आप लोग। इसका ना मार्केट में, शेयर मार्केट में लिस्टेड हो रहा है। अभी ये इंडिया का फोर्थ हाईएस्ट मेडिसिन कंपनी में से एक है, फोर्थ हाईएस्ट ग्रॉस बिजनेस देने वाला। इसका और भी कॉम्पिटिटर है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सर। ये जो मैनकाइंड बिजनेस है इसमें भी ना सिमिलर टाइप ऑफ बिहेवियरल प्रिंसिपल देखा जा रहा है। कंपनी मार्केट से 4,500 करोड़ उठाने के लिए आया है सर, ठीक है, 4,500 करोड़। मैं आपको इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं आपको बस कुछ कंपनीज के साथ जब किसी का फाइनेंशियल डेटा चेक किया जाता है तो तब किस तरह से उसको चेक किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे ना कंप्यूटर स्क्रीन में तो आपको दिखेगा, ठीक है, कि मार्केट में जब हम किसी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं, ठीक है, जब हम किसी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं तो उसका कॉम्पिटिटर का भी डेटा चेक करते हैं। वैसे तो ये सब फाइनेंशियल एनालिसिस है, स्टॉक मार्केट एनालिसिस है, बट इकोनॉमिक्स अल्टीमेटली उसी चीज में बात करता है ना सर। ठीक है, ये देखो मैंने एक्चुअली ये ब्लूमबर्ग क्यूइन पे आए हैं सर, और यहाँ पर आप देख सकते हो हर चीज में इकोनॉमिक एंड फाइनेंस हैंड टू हैंड चलता है। अगर आपका इकोनॉमिक सेंस अच्छा है तभी आपका फाइनेंशियल सेंस अच्छा रहेगा, ठीक है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इकोनॉमिक्स, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ठीक है, जैसे आप देख सकते हो मैनकाइंड मार्केट में आ रहा है, ये कंपनी अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेशन हो रहा है। इसका रेवेन्यू पावर देखो 7,782 करोड़। प्रॉफिट परसेंटेज देख सकते हो 25% अल्टीमेट मतलब प्रॉफिट परसेंटेज है इसका। इसका कॉम्पिटिटर जो मार्केट में है सन फार्मास्यूटिकल जो सबसे बड़ा है इस फील्ड में, इसका रेवेन्यू हाई है 38,000 करोड़ का, बट प्रॉफिट मार्जिन जो है थोड़ा सा लो है, 15%, ठीक है। सिप्ला ये भी सेकंड बेस्ट कंपनी है मार्केट में, ठीक है, सन फार्मा सिप्ला सेकंड बेस्ट है, 21,000 करोड़। इसके साथ साथ जाइडस है, टोरेंट फार्मा, अल्केम, जेबी फार्मा, टेरिस लाइफ साइंस, आईपीसीएल लैबोरेटरीज, एबॉट इंडिया, जीएसके फार्मा, सभी कंपनीज का रेवेन्यू डेटा भी दिया है आपके सामने। और इसका प्रॉफिट मार्जिन ईबीआई डीटीए जो होता है ना, इसको एक्चुअली प्रॉफिट ही है ये, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन कहते हैं। आपको शायद अभी समझ में ना आए, डोंट वरी सर, अभी ये सब समझ में नहीं आया, जब फाइनेंस पढ़ोगे तब ये सब समझोगे। अकाउंट्स का नॉलेज और फाइनेंस का नॉलेज जब मिक्स हो जाएगा तब आप ये सब एनालिसिस करना सीख जाओगे सर, अकाउंट्स प्लस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं बस आपको बस इतना कहना चाहता है, ये जो भी आप बिहेवियरल प्रिंसिपल्स वगैरह सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये सब और कुछ भी नहीं सर, जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। अभी देखो ना मैनकाइंड का एक एक शेयर का दाम बढ़ा है 1,000 टका समथिंग। मैनकाइंड का एक एक शेयर का दाम 1,040, 1,080 का दाम पड़ा है। तो लोग अभी तक मार्केट में ओपन है, जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं या निवेश करना चाह रहे हैं, उनके मन में सवाल चल रहा है कि क्या मैनकाइंड का शेयर ले या ना ले, मैनकाइंड का शेयर ले या ना ले। इसके ऊपर मैंने स्टॉक मार्केट क्लास में भी डिस्कस कर रहा था, और काफी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया सर एक केस स्टडीज बना दो, तो अभी मैं केस स्टडीज देखता हूँ सर, समय मिलेगा तो मैं करूंगा। सारा दिन क्लास में बहुत प्रेशर जाता है कि मैं केस स्टडीज कब करूँ। तो मैं जस्ट इतना कहना चाहता हूँ कि देखो सर, एक एक शेयर का दाम पड़ा है 1,026 से 1,080 का। तो लोगों के मन में सवाल है सर क्या ये लेना चाहिए, क्या ये शेयर का दाम बढ़ेगा, इसका बिजनेस कितना दूर तक जाएगा। ये सभी बात का जवाब आपको अल्टीमेटली इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। तो मैं आपको शेयर मार्केट में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपको कंपनी एनालिसिस में बात कर रहा हूँ। अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छा सर, अगर नहीं समझ पा रहे हो कोई बात नहीं, टाइम टू टाइम सीख जाओगे, मतलब समय दो, नॉलेज गैदर करो, सीख जाओगे। कॉमर्स पढ़ने का या फाइनेंस कॉमर्स स्टूडेंट्स होने का, सीए सीए सीएमएस स्टूडेंट्स होने का कुछ तो फायदा उठाओ सर। हाँ सर, ये मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूंगा, तब तक बोलना बंद नहीं करूंगा जब तक, सर क्या बताऊं छोड़ो। अच्छा, तो प्रिंसिपल जो मैंने लास्ट दिन आपको बताया था कि रेवेन्यू के साथ कॉस्ट का रिलेशन, एक बिजनेस का प्रोडक्शन लेवल तब तक होना चाहिए जब तक उसका रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट
रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है। टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब इक्वल लेवल में आ जाए तो बिजनेस को थोड़ा चिंता करना चाहिए। और फार्म का मैक्सिमम लॉस उतना हो जाता है जितना उसका फिक्स खर्चा है। प्रिंसिपल 2 भी पढ़ाए थे सर, जिसमें मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन समझाए थे। तो प्लीज एक बार जिनका भी क्लास मिस है, मस्ट गो थ्रू सर प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। आपने इतना बता दिया, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है सर। मैं आपको बस बता रहा था सर, क्योंकि मैंने बिहेवियरल प्रिंसिपल कल के क्लास में, लास्ट क्लास वीक के क्लास में थोड़ा सा फास्ट बताया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा याद दिला देते हैं। क्या पता आप लोगों को याद है या नहीं। अब सर, अब क्या, सर अब जा रहे हैं सर हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन करने में। एक एक मार्केट लेंगे और प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। एक एक मार्केट पकड़ना है और प्राइस को डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले तो मैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाऊंगा, फिर धीरे धीरे मैं मोनोपॉली, मोनोपॉलिस्टिक, ओलिगोपॉली, एक एक मार्केट में मतलब बात करूंगा सर। ठीक है। मैं आशा करूंगा कि आप अपना पूरा फोकस दोगे पढ़ाई में। ठीक है, इतना आशा कर सकते हैं सर, फोकस बहुत जरूरी है। ठीक है, फोकस फोकस गिली गिली फूल, मतलब फोकस हट गया मैंने जिंदगी में, मतलब क्या बताऊं सर। ठीक है, जिंदगी में हमेशा फोकस बने रहना चाहिए। फोकस हट, जिसका भी फोकस हटता है मतलब कंसंट्रेशन हट गया, और कंसंट्रेशन हटा मतलब बहुत ही खराब चीज। लुक एट सर, डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। सर सबसे पहले तो ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ये क्या है आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको रेवेन्यू समझ में आ गया, मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर, स्पेशली कंपटीशन वाइज, अगर ये दोनों चीज आपको क्लियर है तो इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस भी आप समझ जाओगे। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये जो इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस है ये क्या है सर। सर ये और कुछ भी नहीं, ये जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ ये और कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत ही सिंपल चीज है कि मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का दाम कैसे डिसाइड होता है। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। चाहे आप दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, कोई भी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपको पसंद है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद है आप उसको उठा लो, चाहे शेयर हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे बिस्किट्स पैकेट हो। ठीक है, से फॉर एग्जांपल एक बहुत ही मिनिमम प्राइस वाला प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे मानो कि पार्ले जी बिस्किट्स। ठीक है सर, पार्ले जी बिस्किट्स का अभी भी 3 रुपए वाला पैकेट मार्केट में मिलता है, 3 3 टका या 5 टका। ठीक है, नाउ पॉइंट इज वेरी सिंपल कि पार्ले जी बिस्किट्स का ये जो प्राइस दिखा रहा है 5 टका, ये कैसे 5 टका होगा। या फिर थोड़ा बड़ा पैकेट 30 टका, 30 रुपीज। बट वाई 30, वाई नॉट 40। 800 ग्राम वाला पैकेट का प्राइस बता रहे हैं 90, वाई 90, वाई नॉट 100। तो जब प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन होता है तो क्या देखा जाता है, मतलब ऐसा क्या इकोनॉमिक फंडा है जो प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन में जरूरी होता है। मुझे एक हिंदी गाना याद आ गया सर। सर आपको हमेशा गाना याद आता है। ठीक है, एक गाना याद था, एक मूवी का एक गाना था, आप लोगों ने भी सुना है। ठीक है, एक गाना था, आओ सिखाओ ये अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, हाँ, इसमें छुपा है जीवन का फलसफा, ऐसा करके था। तो मैं भी ऐसा ही, मुझे गाना याद आ रहा है कि आओ सिखाओ प्राइस का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें छुपा है बिजनेस का सक्सेस। समझ रहे हो सर। हेलो, नहीं हसीमा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। शिवास, कह रहे थोड़ा आवाज दे दे बीच बीच में, मैं भी समझ जाऊंगा कि तुम लोग कनेक्टेड हो। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या क्या गाना याद आ गया सर। आओ सिखाओ ये अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। बट आप लोग क्या गाना गाओगे, आओ सिखाओ ये प्राइस का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें छुपा है बिजनेस का सक्सेस का फंडा। समझ रहे हैं सर। तो किसी भी बिजनेस में प्रोडक्ट प्राइस क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये जब तक कोई बंदा बिजनेस नहीं करता है ना वो नहीं समझ पाता। सर मैंने आप क्या कहना चाहता हूँ, हर कोई बिजनेस करने जाए, सर या तो बिजनेस करो या तो बिजनेस का एनालिस्ट बनो। ठीक है, या तो आप बिजनेस करोगे या तो एनालिस्ट बनोगे। सर कैसे एनालिस्ट, सर फाइनेंशियल एनालिस्ट। ठीक है, कॉस्ट एनालिस्ट, कुछ तो करो। तो जैसे गूगल में, गूगल का प्रोडक्ट का क्या दाम होगा, पार्ले जी बिस्किट का प्रोडक्ट का क्या दाम होगा, या फिर मैं आपको मैनकाइंड के बारे में बता रहा था,
मैनकाइंड का प्रोडक्ट का क्या दाम होगा? मैनकाइंड से याद आया, ये मैनकाइंड का कंपनी इतना पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर कंपनी है सर। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसका। मैनकाइंड का जो ओनर है, जो मैनकाइंड को बनाया सर, ऐसा बहुत सारा फार्मेसी है जैसे सन फार्मास्यूटिकल्स, इंडिया का बहुत ही बड़ा बिजनेस है सर, सिप्ला, जाइडस, बाकी सब केस में जो कंपनी है, ये लोग बेसिकली रिसर्च करके मेडिकल मतलब फार्मेसी बनाए हैं, मतलब बेसिकली इनका रिसर्च फॉर्म है मेडिसिन बनाने का, तब जाके ये आज मेडिसिन कंपनी बना। बट मैनकाइंड का केस अलग है, ये कोई रिसर्च फॉर्म बना के नहीं किया है सर, ये बेसिकली रीसेल करके बना है। तो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। रीसेल माने दूसरे से प्रोडक्ट आउटसोर्स करता था, अपना कुछ भी नहीं था। मैनकाइंड का अपना कुछ भी नहीं था, कोई अपना खुद का दवाई नहीं था, दूसरे का प्रोडक्ट मार्केट से परचेस करता था, अपना ब्रांडिंग देता था और बेचता था। मैनकाइंड और पार्ले जी का एक कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया सर। पार्ले जी भी अपना बिस्किट्स खुद नहीं बनाता, मतलब पार्ले जी का कोई बिस्किट्स फार्म नहीं है। आजकल हो सकता है, बट इसका जो स्टार्टिंग है, पार्ले जी बेसिकली दूसरे का प्रोडक्ट लेते हैं, आउटसोर्स करता है, पैकेज करता है, ब्रांडिंग करता है और मार्केटिंग करके मार्केट में सेल करता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। तो भले ही पार्ले जी बिस्किट्स कंपनी का नाम है, पर पार्ले जी नाम का कोई मैन्युफैक्चरिंग फार्म नहीं है। ये दूसरे का प्रोडक्ट आउटसोर्स करके पैकेज करके मार्केटिंग करके बेच देता है। ऐसा बहुत कंपनी बना है सर मार्केट में, जिसका खुद का कुछ नहीं है, दूसरे का चीज दूसरे से लेता है, ठीक है, दूसरे का चीज दूसरों से बाई करता है, ब्रांडिंग देता है, दाम लगाता है, बेच देता है। बट दाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्यों ये सब बात कर रहा हूँ, मैनकाइंड भी इसी तरह से बड़े बड़े कंपनीज को मार दिया है, बड़े बड़े कंपनीज को मार दिया है। आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से अपना रिसर्च फार्म ना होने के बाद बावजूद मैनकाइंड आज बड़े बड़े कंपनीज के साथ टक्कर देने आ रहे हैं। ऑलरेडी आ चुका है, आज से नहीं। आज इसका वैल्यूएशन 5 बिलियन का है सर, $5 बिलियन का बिजनेस है। $5 बिलियन, इसका टारगेट है $7 बिलियन। मजाक नहीं सूझ रहे सर, रातों रात नहीं बना है, रातों रात नहीं बना है, हर चीज में समय लगता है, इकोनॉमिकल वैल्यू है, इकोनॉमिकल सोच है। तो चलो, मैं आपको आज ये सिखाने जा रहा हूँ कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। पहले सिंप्लीफाई करो, फिर पहले एक प्रोडक्ट का दे सोचो, फिर उसके बाद बड़ा बड़ा कोई भी प्रोडक्ट सोच लेते। ठीक है सर, आप इतना बोल रहे हैं तो सुन ही लेते हैं। चलो, आपका इच्छा, और भी क्या नहीं कर सकते। हाँ, इस चीज को समझने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बोलने जा रहा हूँ ना सर, दिस इज एप्लीकेबल फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस मेनली। परफेक्ट कंपटीशन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे जैसे आप देख सकते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस दिया है सर, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन एग्जांपल के तौर पे लिया गया है। इक्विलिब्रियम प्राइस 1 2 3 4 5, माने किसी भी प्रोडक्ट का दाम 1 टका भी हो सकता है। तब आप इसको रुपीज इन 100 मान लो, 100 रुपीज मान लो, रुपीज इन 100, सब 100 में मान सकते हो। किसी प्रोडक्ट का दाम 100 टका हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, 400 हो सकता है, 500 भी हो सकता है ना। जब कंपनी उसका दाम डिसाइड करता है, तो उसका दाम 100 करेगा, 200 करेगा, 300 करेगा, 400 करेगा, 500 करेगा, क्या करेगा? या फिर आप इसको 100 में क्यों सिंगल प्राइस का सोचो, 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, 4 रुपी, 5 रुपी। मतलब जैसे कि मैं आपको बोला पार्ले जी बिस्किट्स, वाई पार्ले जी बिस्किट्स प्राइस इज 3 रुपीज, और वाई पार्ले जी बिस्किट्स प्राइस इज 5 रुपीज, ठीक है। मतलब वाई नॉट 5 रुपीज, वाई 3 रुपीज? 5 टका करने से तो ज्यादा अर्निंग होगा, 5 टका में बेचे तो ज्यादा अर्निंग होगा, तो फिर 3 टका में क्यों बेचना पड़ रहा था? बिकॉज 3 टका में इक्विलिब्रियम अचीव होता है। अब आप बोलोगे सर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, वो तो बताओ। सर इस इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आपको एक स्टैटिस्टिक समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा रिवर्स बैक जाना पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई। तो जिन लोगों ने डिमांड सप्लाई ऑलरेडी पढ़ चुका, उनको थोड़ा आसान होगा। जिन्होंने डिमांड सप्लाई अभी तक नहीं पढ़ा, या तो वो कुछ दिन वेट कर जाओ, मैं डिमांड सप्लाई अगेन स्टार्ट करूंगा लाइव,
या फिर अगर आपको बहुत जल्दी लग गया है तो आप डिमांड एंड सप्लाई का बैकअप लेके कर लो या रिवाइज कर लो जिनका हो चुका है, और कोई डाउट है तो पूछो। कुछ भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन ऑलवेज अवेलेबल। नाउ मैं जो बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो, दिस इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। सो मार्केट में जब किसी प्रोडक्ट का दाम कम है, ऑब्वियस बात है कि ज्यादा लोग डिमांड करेगा, क्यों, दाम कम है। बट आपको पता है सर, जिस चीज को बेच के दुकानदार ज्यादा नहीं कमा सकता, उस चीज का सप्लाई करने में वो ऑलवेज कंजूसी करेगा। क्यों? क्योंकि दाम बेच के पैसा नहीं है सर। जिसको बेच के पैसा नहीं है उस चीज को क्यों सेल करेंगे, उसको क्यों दुकान में रखे ज्यादा। तो इग्नोर मारता है, सिंपल बात। आप ही सोचो, आप अगर कोई दुकानदार हो, आप सोचो आप कौन सा चीज ज्यादा बेचना चाहोगे, जिसको बेच के थोड़ा फायदा हो। तो एक कॉमन सेंस काम करता है यहाँ पर एक बिजनेसमैन का, एक सेलर का। सेलर मैंने यहाँ पर सप्लाई, सप्लाई कौन करता है, सेलर। डिमांड कौन करता है, बायर। दाम कम रहेगा तो बायर खुश है, बट सेलर इज नॉट हैप्पी। बायर हैप्पी है दाम कम होने से, बट सेलर इज नॉट हैप्पी। तो if price is one, demand is more, but supply is low. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, डिमांड डिमांड 50 है बट सप्लाई नहीं है, तो कहाँ से लेगा। तो मार्केट में कभी भी दाम 1 टका नहीं हो पाएगा, 1 रुपये कैंसिल हो जाएगा। दाम को थोड़ा बढ़ाया जाए, दाम को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए फ्रॉम 1 रुपी टू 2 रुपी। जब दाम 2 टका हुआ, डिमांड जो कर रहा था वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया, बोले नहीं नहीं हमको 50 यूनिट नहीं चाहिए, हम 40 यूनिट्स डिमांड करेंगे। बट सप्लायर थोड़ा हैप्पी हो जाएगा, वो बोलेगा हाँ हाँ हम 20 यूनिट सप्लाई कर देंगे। बट स्टिल डिमांड अभी भी हाई है, सप्लाई अभी भी लो है। जब दाम 4 टका किया गया, पॉइंट टू बी नोटेड सर, दाम को और थोड़ा बढ़ाया गया, 4 टका किया गया। ठीक है, मैं 3 को थोड़ा सा जानबूझ के स्किप किया सर। जब दाम 4 रुपी है, इस बार देखो डिमांड कम हो गया है बहुत ज्यादा, उल्टा सप्लाई बढ़ चुका है। सप्लाई 40 यूनिट्स है पर डिमांड 20 यूनिट्स है। दाम 5 टका हो गया, सप्लाई सप्लायर बहुत ज्यादा हैप्पी है, मैंने सेलर बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहा है, पर सर बायर दुखी हो जा रहा है, वो 10 यूनिट डिमांड करेगा। प्लीज ट्राई टू कनेक्ट दीज पॉइंट्स। जब दाम 1 और 2 है तब का सिचुएशन देखो, और व्हेन प्राइस इज 4 एंड 5 तब का सिचुएशन देखो। प्राइस 1 और 2 में डिमांड एक्सेस है, प्राइस 4 एंड 5 में सप्लाई एक्सेस है। सर किसी का भी एक्सेस अच्छा बात नहीं है, क्यों, बैलेंस बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ऑलवेज बैलेंस करना है। ज्यादा गरीबी भी अच्छा नहीं है, ज्यादा अमीरी भी अच्छा नहीं है, बैलेंस होना चाहिए। इट्स लाइक दैट। ज्यादा खाना भी अच्छा नहीं है, कम खाना भी अच्छा नहीं है। हाँ सर, ज्यादा खाओगे मोटा हो जाओगे, कम खाओगे दुर्बल हो जाओगे। टू मच ईटिंग इज ऑल्सो बैड कॉज, बैड रीजन है ना। टू मच ईटिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ, एंड लेस ईटिंग इज ऑल्सो बैड फॉर योर हेल्थ। सो क्या करना चाहिए सर, सर इक्विलिब्रियम करना चाहिए। तो ना तो कंज्यूम बायर हैप्पी होगा, ना तो सेलर हैप्पी, या दोनों ही थोड़ा थोड़ा हैप्पी। तो जब दाम 3 टका है, तब आप देखो डिमांड 30, सप्लाई भी 30, मैच कर गया ना, मैचिंग हो गया सर। 3 टका में मार्केट एकदम खुश, सप्लाई भी हैप्पी, सप्लायर भी हैप्पी, कंज्यूमर भी हैप्पी। तो जब दोनों हैप्पी हो तब ना मार्केट चलेगा। एक को दुखी करके मार्केट थोड़ी चल सकता है। मार्केट का दो ही बंदा है सर, मार्केट में दो ही लोग होते हैं, एक सेलर होते हैं, एक बायर। मार्केट का मतलब यही है ना सर, बाजार में कौन होते हैं सर, बंगाली में हम लोग बोलते हैं क्रेता एंड विक्रेता। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं, खरीदने वाला, बेचने वाला। हाँ सर, शुद्ध हिंदी में भी बोलते हैं सर, क्रेता एंड विक्रेता, मतलब जो बेचते हैं और जो खरीदते हैं। मार्केट दो ही लोगों से बनता है। बेचने वाला ज्यादा खुशी हो जाएंगे तो मार्केट का मुश्किल सर, तो खरीदने वाला दुखी हो जाएगा, और खरीदने वाला ज्यादा खुश हो जाएगा तो बेचने वाला दुखी हो जाएगा।
तो क्यों ना दोनों को बैलेंस किया जाए। तो मार्केट ऑलवेज उस प्राइस पॉइंट पे बेचने का कोशिश करते हैं जहां पर इक्विलिब्रियम अचीव होता है। अब ये पार्ले जी बिस्किट्स हो, ट्रेन का टिकट हो, एरोप्लेन का टिकट हो, हाँ सर, या फिर कुछ भी, जो समझना चाहते हो वो समझ लो। मार्केट ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, बट कभी कभी प्रॉब्लम होता है। रियल लाइफ सिचुएशंस एकदम किताबी नहीं होता है सर। रियल लाइफ में हमेशा किताबी बात नहीं होता है। जो आप बुक्स में पढ़ते हो ये रियल सिचुएशंस में ना भी हो सकता है। थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा, बट मार्केट ऑलवेज वांट्स टू डू दैट। मार्केट चाहते हैं कि हम इक्विलिब्रियम हो जाए, और हो जाता है, आज नहीं तो कल होता है। बट ऑलवेज आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, रिसेंट ईयर्स में पोटैटो का लास्ट, अगर मैं आपको पोटैटो हार्वेस्टिंग के बारे में बात करूं, देखो सर, पोटैटो प्राइस, मंडी प्राइस जो इस बार कोलकाता में बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था। मैं आपको क्या बताऊं, लास्ट 2 महीने पहले आलू का मार्केट में दाम ही नहीं मिल रहा था। तो पोटैटो सेलर जो है ना सर, वो बहुत ही मतलब चिंता में पड़ गया था कि अगर आलू बेच के दाम नहीं मिलेगा तो फिर आलू का खेती क्यों करें, है ना। तो फिर धीरे धीरे ये प्रोडक्शन लेवल में चेंजेस आया, डिमांड चेंजेस हुआ, गर्मी बढ़ गया, तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट ठीक हुआ। तो लेकिन स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल पड़ गया था, 10 टका केजी आलू बेच बिक रहा था मार्केट में, और 10 रुपीज केजी मैंने बेसिकली फार्मर को, मतलब दुकानदार को भी ज्यादा कुछ नहीं, फार्मर को भी ज्यादा में नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में इतना प्रोडक्शन हो गया, मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा, इतना सप्लाई, टू मच सप्लाई। और आलू जैसे चीजें क्या है ना सर, फ्रेजाइल है ना, मतलब जल्दी नष्ट हो जाएगा, जल्दी नष्ट हो जाएगा। तो जल्दी नष्ट हो जाएगा जो चीज, उसको तो मेंटेन करना मुश्किल है ना। तो आप ये सब चेक कर सकते हो, सब सरकारी साइट्स भी हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको एक आइडिया देना चाहा, जस्ट एन बेसिक आइडिया, कि चाहे वो कौन से प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड करता है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन, ठीक है, ताकि दोनों पार्टी हैप्पी हो और मार्केट में प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्शन भी बने रहे, सेल भी बने रहे, बाई भी बने रहे। प्लीज मुझे थोड़ा सा फीडबैक देना सर, कि क्या आपको ये स्टैटिस्टिक्स क्लियर हुआ। क्या ये स्टैट समझ में आया सर। मोहिनी, असीमा, प्लीज बोलो। साहिल, अरे, सिवास, हेलो सर, हाँ सर। समझ में आया सर। अगर स्टैट क्लियर है तब आगे इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखो। इफ स्टैटिस्टिक्स इज क्लियर नाउ, प्लीज लुक एट द ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस। ध्यान से देखना, बहुत ही जरूरी बात करने जा रहा हूँ। सर ऐसा ग्राफ जब भी आपको ड्रॉ करना है, आपको कुछ चीजों में फोकस करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने जो प्रोडक्ट प्राइस देखा, ठीक है, हम लोगों ने जो प्रोडक्ट प्राइस देखा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इस तरफ क्वांटिटी दे दो सर। जैसे यहाँ पर ये जो ग्राफ आपके सामने है, ये ओरिजिन है, इधर क्वांटिटी है, इधर प्राइस डिटरमाइन करो। So x axis for quantity and y axis for price. Okay. If you look at the price point, दाम 1 रुपी हो सकता है, दाम 2 टका हो सकता है, दाम 3 टका हो सकता है, दाम 4 टका हो सकता है, दाम 5 टका हो सकता है। We already decided कि दाम 3 टका है, because 3 टका में 30 क्वांटिटी हो रहा है, जिसमें बायर और सेलर दोनों क्या है सर, बायर सेलर दोनों खुश हैं। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के पीछे का क्या टेक्निक रहेगा सर, एक बार डिमांड साइड से देखो, एक बार सप्लाई साइड से देखो। मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखो सर, पहले मैं डिमांड साइड से दिखाता हूँ। जब किसी प्रोडक्ट का दाम कम रहता है, जब किसी प्रोडक्ट का दाम कम रहता है तो उसका डिमांड हाई रहता है, ठीक है। जब दाम थोड़ा बढ़ता है तो डिमांड थोड़ा सा घटता है।
जब दाम थोड़ा और बढ़ता है तो डिमांड थोड़ा और घटता है। जब दाम थोड़ा और बढ़ता है तो डिमांड थोड़ा और घटता है। जब दाम थोड़ा और बढ़ता है तो डिमांड थोड़ा और घटता है। एंड नाउ just add these points, just add these points and you will get the demand curve। ठीक है सर, इस तरह से हमें डिमांड कर्व मिला। ऐसे मिलता है डिमांड कर्व। और जो जो पॉइंट हमें मिला है इसको मैं येलो पॉइंट से आइडेंटिफाई कर दे रहा हूँ, और जो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको मैं ग्रीन कलर से पॉइंट आउट करूँ। दिस इज माई मतलब इक्विलिब्रियम सिचुएशन। लेकिन अभी तक इक्विलिब्रियम तो हुआ नहीं। मैंने आपको सिर्फ मैंने आपको सिर्फ डिमांड साइड समझाया, सप्लाई साइड तो अभी तक समझाया नहीं। मैं जस्ट आपको डिमांड साइड समझाया, अभी भी सप्लाई साइड समझाना बाकी है। लेकिन प्लीज मुझे इतना बताओ कि डिमांड ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ, वो क्लियर हुआ सर? डिमांड का नियम फॉलो होके, वी जस्ट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये सिखाते हैं कि व्हेन द प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, व्हेन द प्रोडक्ट प्राइस डिक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। दाम बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, दाम घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। So we just follow the law of demand and we will get the demand curve। अब आप प्लीज यहाँ पर फोकस करें। मैं अभी आपको मैं आपको जो बनाने जा रहा हूँ प्लीज आप ध्यान दें थोड़ा। मैं सप्लाई साइड ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है? मैं सप्लाई साइड ड्रॉ करने जा रहा हूँ, आप प्लीज फोकस करें ठीक से। एक काम करता हूँ, मैं सप्लाई साइड को ग्रीन से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? सर सप्लाई हमें ये सिखाते हैं कि जब प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है तब सप्लाई बढ़ता है। पॉइंट पे भी नोटेड सर। हाँ, दाम बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, दाम गिरेगा तो सप्लाई गिरेगा, ठीक है? तो हाई प्राइस सप्लाई हाई, लो प्राइस सप्लाई लो, यही सप्लाई का नियम है। तो यू विल जस्ट फॉलो लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई ये सिखाते हैं सर, दाम जब 1 टका, सप्लाई तब 10 क्वांटिटी। दाम बढ़ा दो, दाम बढ़ा दो, सप्लाई बढ़ जाएगा 20। दाम और बढ़ा दो, दाम 30 कर 3 कर दो, सप्लाई भी बढ़ जाएगा। दाम और बढ़ा दो, ठीक है? जब 1 टका तब 10, जब 2 टका तब 20, जब 3 टका तब 30, जब 4 टका तब 40, जब 5 टका तब 50। सर अब मैं इसको क्या करूंगा, अगेन मैं एक कलर लेता हूँ, रेड लाइन ले लेता हूँ। ये रहा सप्लाई का, और ये रहा आपका डिमांड का। ब्लू लाइन में डिमांड कब है, रेड लाइन में सप्लाई का। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे मैंने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को पुट किया यहाँ पे? प्लीज टेल मी सर, क्या आपको ये समझ में आ गया कि कैसे मैंने पुट किया इस पॉइंट पे? अगर समझ में आया तो बोलो, अगर ना आया तो भी बोलो। टेल मी सर, समझ आया कि नहीं आया? अरे বোঝা গেছে কি যায়নি? হয়নি? विवास बोलो सर। किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है। असीमा बोलो, समझ में आया कि नहीं?
अगर आप लोग कुछ नहीं बोलोगे तो मैं क्या मैं समझूंगा। एक बार और बता दें तो अच्छा होता। हाँ बोलो सर। सप्लाई वाला एक बार और बता दीजिए। सप्लाई वाला और एक बार बता दें, ये बहुत सिंपल हुआ सर। चलो मैं फिर से रब कर दिया ना। अगर आप डिमांड समझ गए तो बहुत अच्छा। अब सप्लाई का क्या है, सप्लाई का सिंपल रूल फॉलो होता है सर। दाम जब कम है, दाम कम सप्लाई कम, सिंपल बात है। दाम कम है तो सप्लाई कम है। दाम 1 रुपी, सप्लाई 10। दाम 2 तो सप्लाई 20। दाम 3 तो सप्लाई 30। दाम 4 तो सप्लाई 40। दाम 5 तो सप्लाई 50। ठीक है। एंड जस्ट ऐड दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट आए ना सर, ये सारे पॉइंट को बस आप जोड़ो तो आपको सप्लाई मिल जाएगा। ये मेरा थोड़ा ब्लैक लाइन के ऊपर जाना चाहिए था सर, इधर उधर। ठीक है, ह्यूमन एरर है सर, ह्यूमन एरर। और ऐसा क्यों हुआ, लॉ ऑफ सप्लाई में ऐसा क्यों हुआ? लॉ ऑफ सप्लाई ऐसा क्यों देखने में हुआ? क्योंकि सप्लायर क्या चाहते हैं, आप अगर सप्लायर हो, आप अगर सेलर हो तो आप क्या चाहोगे? अगर आप एक सेलर बनते हो, अगर आप एक सप्लायर बनते हो तो आप क्या चाहोगे सर? कि प्रोडक्ट का जिसको बेच के ज्यादा पैसा वही चाहोगे ना। जिस प्रोडक्ट को बेच के ज्यादा मिलेगा वही चाहोगे। जितना ज्यादा मिले आप उतना सप्लाई करना चाहोगे। दाम कम होगा तो सप्लाई में आपको रुचि नहीं आएगी। सप्लायर ऑलवेज वांट्स टू sell those products which give increase price, जो आपको ज्यादा दाम देगा, which is a high price product। ठीक है, whatever be the product, whatever be the product, चाहे वो नमक हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो प्लेटिनम हो, थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो बढ़िया। अब जस्ट इसी तरह से सप्लाई साइड ड्रॉ हुआ था और उसी तरह से डिमांड साइड भी ड्रॉ हुआ था। अब जिस पॉइंट में डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कनेक्ट किया है वो आपका इक्विलिब्रियम बना। और मजा का बात यही है सर कि ये जो 3 का एरिया है ना, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे स्टैटिस्टिकली ऑल्सो। वी ऑलरेडी नो दिस फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि 3 हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। और हमने ग्राफ को भी 3 में ही इक्विलिब्रियम करके रखा। प्लीज मुझे थोड़ा कंफर्म करो सर कि आपको ये इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिनेशन समझ में आया कि नहीं आया। दिमाग में ये रखो कि अब आ गया। पार्ल आ गया ना। पार्ले जी अल्टीमेटली अपना प्रोडक्ट का दाम 3 क्यों रखा है? अगर 3 की जगह ये 5 भी हो जाए तो क्या फर्क पड़े सर? ये जस्ट एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। आप इसको 3 की जगह 5 ले सकते हो, 5 की जगह 10 ले सकते हो, वट एवर भी जो भी है। बट दाम कैसे चूज होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट डिमांड सप्लाई के ऊपर बेस करके कॉम्पिटिटिव मार्केट में, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऐसे चूज किया जाता है। ठीक है, जहां पर सप्लायर का भी साइड थोड़ा देखा जाए, जहां पर कंज्यूमर का भी साइड थोड़ा देखा जाए। ऐसा नहीं कि कंज्यूमर को लूटो और ऐसा भी नहीं कि सप्लायर को बहुत पैसा दे दो। ठीक है, तो दोनों साइड को हैप्पी रख के ही मार्केट ऑटोमेटिकली प्राइस में पहुंच जाते हैं। हाँ, ऑब्वियस बात है कि जब हम लोग मोनोपोली पर पढ़ेंगे सर, जब हम लोग मोनोपोली पढ़ेंगे, ऑलिगोपोली पढ़ेंगे, तब कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल जाएगा। बिकॉज मोनोपोली मार्केट में प्राइस क्या होगा ये डिपेंड करता है फार्म के ऊपर। मतलब जैसे इंडियन रेल, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। हेलो, इंडियन रेलवे का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ठीक है, कि मार्केट में बहुत ज्यादा प्लेयर है, कंपटीशन बहुत है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो जो भी है इंडियन रेलवे डिसाइड करता है कि दाम क्या हो। ये ऐसे सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, देश का मैटर है। लेकिन फिर भी ये भी ऐसा देखता है कि जिस पॉइंट में कस्टमर को भी थोड़ा सुविधा हो और जिस पॉइंट में रेल का भी लॉस ना हो। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है मोनोपोली। मैं मोनोपोली में पढ़ाऊंगा सर। जब मोनोपोली पढ़ाऊंगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर मोनोपोली बिजनेस में जो होते हैं वो कैसे अपना प्रोडक्ट का प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है। दाम बढ़ा भी सकता है, कम घटा भी सकता है। दाम बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। अगर आज इंडियन रेल का कंपटीशन होता, ठीक है, तो शायद इंडियन रेल भी सोच में पड़ते कि भाई क्या करे क्या ना करे।
लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा खेल इनके ऊपर है, पूरा का पूरा खेल इनके ऊपर है, तो ये अपने हिसाब से दाम कभी बढ़ाता है तो कभी घटाता है। जब लालू प्रसाद भारत का रेल मिनिस्टर था, ठीक है, लालू प्रसाद यादव आज जेल का, कुछ दिन पहले तक जेल में थे, तो लालू जी ने डिसीजन लिया था कि मिनिमम टिकट का फेयर ₹3 लोकल ट्रेन का, मतलब एक मिनिमम 5 से 10 किलोमीटर डिस्टेंस तक एक ट्रेन में आप जाओगे, 10 से 15 किलोमीटर, एक ट्रेन का टिकट का प्राइस किया था ₹3। उससे पहले जब टिकट का दाम चल रहा था ₹7, ₹7 मिनिमम फेयर था, बाद में ₹3 कर दिया और उसको मैनिपुलेट करके ऐसा दिखाया था कि इंडियन रेल क्या प्रॉफिट किया है। बट बाद में पता चला पूरा का पूरा खेल एक पॉलिटिक था, एक गिमिक था, और इसमें एक्चुअली प्रॉफिट नहीं लॉस था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोग देखने आया था कि कैसे लालू जी ₹3 टिकट में प्रॉफिटेबल ट्रेन चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर रिसेंट गवर्नमेंट ने तो रेल को इतना सस्ता नहीं किया है। इवन आजकल तो प्लेटफॉर्म टिकट भी हाई रेंज में बिक रहा है। कोरोना के टाइम पे तो प्लेटफॉर्म टिकट इतना हाई हो गया था कि आपको प्लेटफॉर्म में जाना है तो ₹30 का टिकट काटना पड़ता था, कोरोना कोरोना के टाइम पे। सो ठीक है सर, अभी फिर से आई थिंक अभी 10 या 15 रुपीज पर 2 आवर्स के लिए प्लेटफॉर्म टिकट, मे बी, मैं बहुत दिन गया नहीं सर प्लेटफॉर्म टिकट काटने। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सब बहुत जरूरी चीज़ है। तो मोनोपोली बिजनेस में थोड़ा अलग बात होता है, बट परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में थोड़ा अलग। तो मैं अभी आपको परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में मेनली बात कर रहा हूँ। ये जो आपको मैंने प्राइस डिटर्मिनेशन सिखाया, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब आप एक चीज देखो, परफेक्ट कंपटीशन माने सब्जी मार्केट में ऐसा होता है, ठीक है, ग्रोसरी मार्केट्स में ऐसे होते हैं, वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट, फ्लावर मार्केट, फ्रूट्स मार्केट, मतलब बेसिकली जहां पर बहुत बायर सेलर है वहां पर इस तरह से प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। इवन मोनोपोलिस्टिक में भी ऐसे होता है। जब बिस्किट्स कंपनी कितना है, बिस्किट्स कंपनी तो बहुत नहीं है, कुछ लोकल है, लोकल बेकरीज कुछ है ऑब्वियसली, बट अगर मैं बिग प्लेयर का नाम लूँ तो कितना है, ब्रिटानिया है, बेस्ट फार्म है, पार्ले जी है, ठीक है, फिर आपका आईटीसी है, सनफीस्ट, फिर आपका लोकल जैसे बंगाल में चलता है प्रिया मारी, अनमोल मारी, है ना, प्रिया मारी, अनमोल मारी, और भी है, अम, अगर मैं भूल जा रहा हूँ, मतलब ये ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक है सर, इनका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चलता है। तो मतलब कंपटीशन इज देयर, तो जब भी मार्केट में कंपटीशन देखोगे ना, तो प्राइस डिटर्मिनेशन कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसा होता है। सर समझ गए सर, आगे बढ़ो। ओके सर, प्लीज आप फोकस करिए जरा, थोड़ा ट्रिकी एरिया से जा रहा हूँ सर। मैं आशा करूंगा कि आप अपना कंसंट्रेशन बना के रखिए। अगर कंसंट्रेशन टूटा तो दिक्कत होगा। प्लीज पूछ लिया करो अगर कोई डाउट है तो, बट कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। मैं बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, एकदम हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ सर, बट मैं चाहता हूँ कि आपको मतलब समझ में आए, यही मेरा इच्छा है। ग्राफ समझना इकोनॉमिक्स में जरूरी है, और मार्केट समझ जाओगे तो मेरा चिंता भी दूर होता है, क्योंकि मार्केट ही थोड़ा सा ट्रिकी है बाकी बाकी चैप्टर से। सर इफेक्ट ऑफ ईपी, ईपी माने इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, सॉरी इक्विलिब्रियम प्राइस, और इक्विलिब्रियम इक्यू माने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पार्ले-जी बिस्किट्स का दाम ₹3 हुआ जब मार्केट में 30 पैकेट्स डिमांड हो रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ 30 पैकेट्स का, तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 30 हुआ है और इक्विलिब्रियम प्राइस 3 हुआ है। ये भी हो सकता था कि इक्विलिब्रियम प्राइस 4 हो गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 40 हो गया। ये भी हो सकता था कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 20 है और इक्विलिब्रियम प्राइस 2 है, ऐसा भी हो सकता है। बट सवाल ये है सर, सर इफेक्ट ऑन ईपी on equilibrium price and equilibrium quantity due to change in demand and supply। माने सर, माने ये कहना चाहता है कि अगर मार्केट में डिमांड सप्लाई चेंज होता है तो क्या इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चेंज हो सकता है? द आंसर इज यस, इट मे चेंज, इट मे चेंज, इट कैन चेंज, चेंज हो सकता है, माने चेंज होते पारे, बट कैसे सर, वो थोड़ा समझा दो।
चेंजेस इन डिमांड दो तरह का हो सकता है, डिमांड दो तरीके से चेंज हो सकता है। तो मैं पहले आपको जो बताने जा रहा हूँ डिमांड के ऊपर बेस करके, डिमांड चेंज के ऊपर बेस करके, प्लीज ध्यान से देखना। स्टार्टिंग में मैं आपको डिमांड समझाऊंगा, फिर मैं आपको सप्लाई समझाऊंगा। तो पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसमें चेंजेस इन डिमांड, मतलब अगर डिमांड चेंज होगा तो क्या इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चेंज होगा? क्वेश्चन। क्या ईपी 3 था, EQ 30, ये चेंज हो सकता है? यस। नाउ डिमांड के बेसिस में अगर देखा जाए कि मार्केट में डिमांड बदल रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि अगर डिमांड चेंज हो रहा है तो डिमांड दो तरीके से बदल सकता है किसी भी चीज का, चाहे वो बिस्किट्स हो, मैगी हो, या फिर वॉट एवर भी दी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स हो, खाने का चीज हो, पहनने का चीज हो, हाँ सर, सूखने का चीज हो, हाँ सर, सूखना समझते हो? सूंघना, सूंघना माने खुशबू लेना, डिओड्रेंट। ठीक है, डिओड्रेंट क्या करते हैं हम लोग? ना खाते हैं ना पीते हैं, लगाते हैं और सूंघते हैं। डिओड्रेंट का क्या होता है सर? हम लोग डिओड्रेंट अपने बॉडी पे लगाते हैं, बट हम लोग ये सोचते कि उसका सुगंध निकले, ताकि किसी के सामने जाए तो बदबू ना निकले। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। चाहे खाने का चीज हो, चाहे पहनने का, चाहे रोने का चीज हो, रोने का भी चीज होते हैं, हाँ सर। जो टीवी में एक्टर एक्ट्रेस काम करते हैं, उनको जब रोना नहीं आते तो ग्लिसरीन लगा के रोना करवाते हैं सर, हाँ, ताकि लगे कि हाँ भाई रोने वाला सीन में रो दिया उन्होंने। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उसका डिमांड हो सकता है। डिमांड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिमांड डिक्रीज होगा तो क्या होगा? अब लिखा तो बहुत कुछ है, आप लोग इसको लिखा को जरूर पढ़े, बट मैं आपको इस लिखा हुआ चीज को थोड़ा ग्राफिकली बता। तो प्लीज फोकस करें ग्राफ पे, आपको चेंजेस इन डिमांड इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज दोनों समझ में आए। देखो देखो सर, ग्राफ जो है बनाने का एक ही तरीका है, एक तरफ एक्स एक्सिस, एक तरफ वाई एक्सिस। ये जो बचपन वाला मैथ्स का पेपर था, है ना, आपको ग्राफ पेपर मिलता था, उसमें आपको ड्रॉ करना पड़ता था, वही वाला पेपर है। एक तरफ एक्स एक्सिस, एक तरफ वाई एक्सिस। अब इसमें मैं यहाँ पर आपको पहले डिमांड से समझाऊंगा। तो जब मैं डिमांड को चेंज करूंगा तो सप्लाई को क्या करना है, कांस्टेंट रखना। हेलो, जब मैं आपको डिमांड समझाऊंगा तब सप्लाई को कांस्टेंट रखूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर, हाँ। Q2 Q Q1, यस बोलो सर, यस बोलो असीमा, कुछ बोलना चाहते हो? एनी क्वेश्चन सर? सर आप क्वांटिटी को प्राइस में भी बदल सकते हो। से फॉर एग्जांपल 20, 20, 30, 40, ठीक है। इधर आप क्वांटिटी है, इधर 20 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी, 40 क्वांटिटी, और इधर आप इसको प्राइस जो है, प्राइस को भी आप इधर एक साइड में दे सकते हो, प्राइस 1, प्राइस 2, ठीक है, प्राइस 1, प्राइस एंड प्राइस 2, ठीक है। एक को आप सिंपल रखो, पी कर। तो मेरा बस सिंपल इतना कहना है कि जो सप्लाई का मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया, ठीक है, जो सप्लाई का मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया था, ठीक है, आप सप्लाई का आपको ना पहले सिंपल रखो। भाई जब मेरा प्राइस P2 है तब मेरा सप्लाई इतना है, जब प्राइस थोड़ा सा चेंज हो गया तब मेरा सप्लाई इधर हो गया, प्राइस थोड़ा और बढ़ गया तो मेरा सप्लाई थोड़ा इधर हो गया, और जब मैं इसको कनेक्ट करूं थ्रू दिस तो मेरे को सप्लाई काम मिल गया। दिस इज माई केस। नाउ सप्लाई इज कांस्टेंट, डोंट टच सप्लाई, मैंने सप्लाई को चेंज नहीं करना। चेंज किसको करना है, डिमांड को करना। डिमांड का कुछ ऐसा सिचुएशन पे बना हुआ, इधर से एक डिमांड का लटक रहा है, मार्केट में 3 डिमांड का सिचुएशन। मेन डिमांड जो है सर वो ये वाला है, पॉइंट को देखो सर थोड़ा, इसको मैं ग्रीन लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेन डिमांड है, ठीक है। मेन डिमांड मैंने बेसिकली मार्केट में ये इक्विलिब्रियम था, जब प्रोडक्ट 30 का है, मतलब क्वांटिटी 30 का है, प्राइस 3 का है, ये मेन चल रहा था।
लेकिन अगर मार्केट में डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड का किधर शिफ्ट करेगा सर? जब प्राइस 3 है, क्वांटिटी 30 है, तो डिमांड DD है। अब अगर डिमांड बढ़ना चाहता है कि मतलब मार्केट चाहते कि हम 40 में डिमांड हो जाएगा मेरा, मार्केट चाहते कि मार्केट में 40 यूनिट का डिमांड है, तो डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर डिमांड को बढ़ाना चाहते हैं तो डिमांड इधर बढ़ेगा, ऑलवेज इंक्रीज राइट साइड में होता है। इसका नाम दे दो D1 D1। सर डिमांड घट भी सकता है। अगर डिमांड को घटाना चाहते हो, मैं एक काम करता हूँ, जो डिमांड मैंने इंक्रीज करवाया उसको मैं ब्लू इंक में करा देता हूँ सर। ये इंक्रीज डिमांड जो है ये ब्लू इंक से है, और जो डिक्रीज डिमांड है इसको मैं पीला पीला इंक से दिखा देता हूँ, मतलब येलो से। ये डिक्रीज डिमांड एरिया, दिस इज माई डिक्रीज डिमांड एरिया। ठीक है, इसको मैं नाम दे दिया D2। तो D1 DD D2। तो बेसिकली जब जब दाम डिमांड बढ़ा, जब जब डिमांड इंक्रीज हुआ तब D1 में बढ़ा, जब डिमांड डिक्रीज हुआ तो D2 में चला गया। लेकिन दोनों सिचुएशन एक साथ नहीं होगा, या तो डिमांड डिक्रीज करेगा या तो डिमांड इंक्रीज करेगा, कोई भी एक होगा। एनी वन सिनारियो शुड हैपन। कोई भी एक सिनारियो मार्केट में हो सकता है, दोनों सिनारियो एक साथ थोड़ी होगा सर। कभी ऐसा सुने होगी एक ही प्रोडक्ट में डिमांड बढ़ भी रहा है घट भी रहा है? नहीं, ऐसा तो होता नहीं सर। या तो डिमांड बढ़ेगा या तो डिमांड घटेगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट, अगर डिमांड बढ़ता है, हेलो, अगर डिमांड बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी चेंज, इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा तब जब P1 जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल ये 5 टका है और क्वांटिटी हो गया 40। अगर घट गया तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगा 20, प्राइस हो जाएगा 1। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल सर, कि इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है, लेकिन जब डिमांड चेंज होगा तब सप्लाई कांस्टेंट है, और जब सप्लाई चेंज होगा तब डिमांड कांस्टेंट रहेगी। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट में, सेम कॉन्सेप्ट में हम आपको दूसरा चीज बताने जा रहा हूं। इस बार आप थोड़ा फोकस करिए। इस बार मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, इसमें डिमांड को चेंज नहीं करेंगे, डिमांड को कांस्टेंट रखेंगे। प्लीज फोकस इन दिस कर्व। डिमांड यहाँ पर कांस्टेंट है। चेंज किसको करना है? सप्लाई को चेंज करना। मार्केट में सप्लाई दो चीज हो सकता है। सप्लाई जो नॉर्मली पहले से अवेलेबल था, जिसको हम लोग यहाँ से SS से डिनोट किया गया है सर, जो सप्लाई था सप्लाई वही रहेगा। अगर चेंज होगा, या तो चेंज माने बढ़ेगा, चेंज माने बढ़ेगा, या तो चेंज घटेगा। हाँ सर, या तो चेंज बढ़ेगा या तो चेंज घटेगा, माने सप्लाई या तो बढ़ेगा मार्केट में या तो सप्लाई घटेगा मार्केट में। एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको, मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे मार्केट में जब सब्जी का दाम बढ़ जाता है, तो सब्जी का दाम अचानक से क्यों बढ़ता है सर? बोलो। मार्केट डिमांड सेम है, अगर सप्लाई घटेगा तो क्या होगा? कोई तो बताओ मुझे। प्राइस बढ़ जाएगा सर। है ना सर, मार्केट में डिमांड जितना था वही डिमांड है, डिमांड में चेंजेस नहीं है, डिमांड उतना ही है सर। से फॉर एग्जांपल वेजिटेबल प्राइस या कोई भी चीज, जैसे पाकिस्तान में सिचुएशन देखो, पाकिस्तान आटा प्राइस, पाकिस्तान में आटा चल रहा है सर 20 kg का दाम चल रहा है, बोल रहे हैं 760 टका। हिसाब लगाओ तो पर केजी का दाम कितना पड़ेगा? 760/20 कितना हो रहा है? 38 हो रहा है सर। 38। पंजाब आटा बिस्किट जो ऑनलाइन में ग्रोसर है, पंजाब आटा की प्राइस 760 ग्रोसर सर, नहीं नहीं इतना नहीं है। 1 kg आटा का पाकिस्तान में दाम 150 टका केजी चल रहा है। 150 टका केजी जा रहा है सर। व्हीट आटा क्रॉस 150 kg पर केजी इन पाकिस्तान। ठीक है, समझ रहे हो सर? 150 टका केजी, जैसे हमारे यहाँ पर दाम चल रहा है 38 टका, एक्चुअली हमारे यहाँ पर 38 टका 50 टका केजी जा रहा है, 35 38। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि जब मार्केट में सप्लाई घट जाएगा
डिमांड उतना ही है तो दाम बढ़ जाएगा। ऐसे पाकिस्तान में हुआ है, श्रीलंका में हुआ था, है ना। इकोनॉमिक क्राइसिस जब होता है, कभी भी इंडिया में भी हो सकता है। जैसे इस बार गर्मी ज्यादा पड़ गया था, गर्मी पड़ते ही सब्जी का दाम स्काई रॉकेटिंग हो गया। जैसे अभी कुछ दिन पहले तक इसका मतलब आपका ये चल रहा था, रमजान चल रहा था, है ना। मुसलमानों का बहुत बड़ा त्योहार है, तो रमजान में उनका थोड़ा ऐसे ही उन लोग थोड़ा सा फेस्टिव मूड में रहते हैं, तो फ्रूट्स मार्केट का स्काई रॉकेटिंग हो गया। मतलब फ्रूट सेलर तो, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, फ्रूट सेलर फ्रूट ही नहीं रख रहा था, बोले इतना दाम है, मार्केट भी बंद है, सारा दुकानदार खुल भी नहीं रहे। बोले फिर, बोलते एप्पल 300 टका केजी, बोलता है अमरूद 400 टका केजी, ऐसा ऐसा दाम बता रहा था। अंगूर का दाम भी ज्यादा था, फिर आपका अनार का दाम ज्यादा चल गया था। तो मैं बोला कि क्या प्रॉब्लम है, जब तक ये आपका फेस्टिव खत्म नहीं हो जाता, रमजान नहीं खत्म हो जाता, तब तक दाम ठीक घटेगा नहीं। ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मार्केट में डिफरेंट सिनारियो इस तरह से क्रिएट होता है, मार्केट में डिफरेंट सिनारियो इस तरह से क्रिएट होता है। अब आप बात को समझो। तो फिर यहाँ पर सिंपल बात हो गया कि सप्लाई चेंज हो रहा है, डिमांड जहां था वही है, तो ऑब्वियस बात है कि आपका इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा। अभी आपका इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, जब सप्लाई एस से S1 में चला गया, माने सप्लाई बढ़ गया सर, सप्लाई Q1 हो गया, सप्लाई बढ़ जाएगा, डिमांड उतना है, प्राइस क्या होगा। हाँ शिवास। प्राइस कम गया। कम गया सर, कम गया, ज्यादा वेरी गुड। सप्लाई है तो मार्केट में इंसान मतलब सामान करेगा क्या, बेचेगा ही ना। वेरी गुड सर, मतलब बेचेगा बट दाम गिर दाम जाएगा, कम देगा। दाम गिर जाएगा, वेरी गुड सर, दाम गिर जाएगा। सिमिलरली जब सप्लाई, डिमांड उतना ही है, डिमांड इज कांस्टेंट हियर, डिमांड उतना ही है, सप्लाई अभी एस से S2 में चला जाएगा, सप्लाई S2 में चला जाएगा, मैंने जब राइट साइड में शिफ्ट करेगा। देखो सर, आपका राइट साइड सप्लाई का कौन सा साइड है, दिस इज द राइट साइड, मतलब सप्लाई इंक्रीज, एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। ठीक है, मेन सप्लाई कर्व का, मेन सप्लाई कर्व का अगर राइट साइड शिफ्टिंग है मैंने सप्लाई इंक्रीज, और अगर लेफ्ट साइड जा रहे हैं मैंने सप्लाई डिक्रीज। तो सप्लाई अगर डिक्रीज होगा, डिमांड उतना ही है, तो दाम बढ़ जाएगा, P2 में चला जाएगा। समझ रहे हो, जैसे पाकिस्तान में हुआ है, डिमांड तो उतना ही है, बट पाकिस्तान में बाढ़ आया, इकोनॉमिक क्राइसिस, गलत जगह में पैसा लगा देना, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब है पाकिस्तान में करेंटली, काफी इंस्टेबल गवर्नमेंट है, पाकिस्तान का हालत इसलिए खराब हो गया, दाम बढ़ गया। तो ये सिचुएशन देखने को मिलता है इकोनॉमी में। ठीक है, चाहे देश किसी का भी हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, सिचुएशन सबको फेस करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स किस तरह से चलता है आप समझ पा रहे हो। तो इतना तो समझ में आ गया सर कि इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज हो सकता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी चेंज हो सकता है, बट ये सारा चेंज किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई पे, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। अब जो मैंने आपको अभी बताया, इसी चीज को आप सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा, आप इसी चीज को डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट यहाँ से आप बना सकते हो, इफ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल, मतलब जितना डिमांड बढ़ा है सप्लाई भी उतना बढ़ा है, अगर दोनों इक्वल है तो फिर प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आए। इसको समझने के लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। डिमांड में जितना, एग्जाम में सवाल भी होता है, पॉपुलर क्वेश्चन है, इफ इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई बोथ आर इक्वल, माने सर डिमांड DD था, DD डिमांड इंक्रीज हुआ है, राइट साइड शिफ्ट हुआ है, मतलब बड़ा है, इंक्रीज हुआ है, D1 सर आप देख सकते हो कि जिस साइज का ये जो साइज है, जिस अमाउंट पे डिमांड इंक्रीज हुआ है मार्केट में, सप्लाई भी उतना ही अमाउंट में इंक्रीज हुआ है। क्या आप देखो सप्लाई का, सप्लाई का चेंज देखो, डिमांड का चेंज देखो, एकदम इक्वल लेवल पे चेंजेस है। तो जब ऐसा हो ना, तो प्राइस में कोई बदलाव नहीं आएगा, अगर पहला दाम 3 टका था अभी भी दाम 3 ही रहेगा, क्योंकि दाम बढ़ा है तो क्या हुआ, सॉरी डिमांड बढ़ा है तो क्या हुआ, सप्लाई भी बढ़ गया, ऑटोमेटिकली एडजस्ट, ऑटोमेटिकली एडजस्ट।
लेकिन सिनेरियो बदल जाएगा। लुक एट दिस ग्राफ, डिमांड बढ़ा बहुत हाई रेंज में, बट सप्लाई बढ़ा बहुत ही लो रेंज में, तो दाम बढ़ जाएगा सर। डिमांड जिस रेंज में बढ़ा है, सप्लाई उस रेंज में नहीं है। याद करो कोविड का टाइम, जब मास्क मास्क 10 टका का मास्क जो आज बिकता है मार्केट में, वही मास्क 100 टका में बिक रहा था। सैनिटाइजर जो आज मार्केट में 30 टका में मिल जाता है, उस टाइम पे एक सैनिटाइजर का दाम 150 टका 200 टका में सैनिटाइजर बिक रहा था। याद करो जरा, माने डिमांड इतना हाई है, सप्लाई उस हिसाब से नहीं है, तो दाम बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? या फिर डिमांड हल्का सा चेंज हुआ है, हल्का सा बढ़ा है, पर सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया। डिमांड हल्का सा चेंज हुआ है, बट सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या होगा सर? इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन इंक्रीज इन डिमांड। तो प्राइस पहले पी था, अब P1 हो जाएगा, दाम गिर जाएगा, बिकॉज सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया है। सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया है, पर उस हिसाब से डिमांड बढ़ा नहीं है, तो दाम गिर जाएगा। मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे करंट सिचुएशन मार्केट में मास्क सैनिटाइजर भर चुका है, करेंटली मास्क सैनिटाइजर मार्केट में भर चुका है, बट उस हिसाब से मार्केट डिमांड है नहीं। तो सप्लाई हाई है, डिमांड लो है, तो अभी दाम नहीं मिलेगा उस मार्केट में, प्राइस गिर गया है। हो जाएगा कैसे? क्या सर? बस मैं नहीं, बोलो, समझ में आया? हाँ सर। अब इतना देर से मैंने आपको जो जो समझाया, इसको यहाँ पर ग्राफिकल चार्ट में समरी करके दिया है, प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना कि डिमांड बढ़ने से, सप्लाई कांस्टेंट रहने से इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या होता है। डिमांड बढ़ा है, सप्लाई में नो चेंज, इक्विलिब्रियम चेंज होगा, बढ़ जाएगा, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। डिमांड घट गया है, सप्लाई में नो चेंज, इक्विलिब्रियम प्राइस गिरेगा, क्वांटिटी भी गिरेगी। डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई इंक्रीज, इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज। डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई डिक्रीज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज, इक्विलिब्रियम प्राइस प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिक्रीज। ठीक है, बस वही जो चीज मैंने अभी आपको समझाया है। डिमांड भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है, नो चेंज। क्वांटिटी में भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है डिमांड बढ़ा तो थोड़ा क्वांटिटी बदल गया हो। ठीक है, ये हो सकता है। यहाँ पर दिया है सर, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, मतलब जितना डिमांड में चेंज हुआ है उतना ही सप्लाई में चेंज हुआ। तो प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्वांटिटी चेंजेस हो सकता है। डिमांड में जितना चेंजेस हुआ है, उससे थोड़ा सा ज्यादा सप्लाई में चेंजेस हुआ है। डिमांड का परसेंटेज से ज्यादा सप्लाई का परसेंटेज, डिमांड का परसेंटेज ज्यादा है सप्लाई से, तो प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो डिमांड सप्लाई से थोड़ा कम चेंज हुआ है, सप्लाई ज्यादा चेंज हुआ है, डिमांड कम चेंज हुआ है, प्राइस गिर जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा। मतलब जो मैंने अभी आपको समझाया, इसको आपको मैंने ग्राफिकली भी बताया, ग्राफ को प्रैक्टिस करिएगा प्लीज, विद अंडरस्टैंडिंग के साथ। और यहाँ पर आपको मैं शॉर्ट समरी भी करूँगी चार्ट के थ्रू से। नेक्स्ट क्लास मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन का कुछ नियम बता दूंगा। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन का नियम बताऊंगा, और फिर मैं आपको लेके चलूंगा मोनोपोली में। कहाँ लेके चलूंगा सर? मोनोपोली। लेकिन मोनोपोली में जाने से पहले आपको और भी कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, अगर आप एक बिजनेसमैन हो और एक अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में हो, तो आप मार्केट में प्राइस के बारे में क्या सोचते हो, प्राइस कौन डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन के साथ, रेवेन्यू के साथ मैं आपको ग्राफिकली बताऊंगा कि कैसे इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन में होता है, और परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई साइड कैसे काम करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कैसे बिजनेसमैन करते हैं, और सप्लाई कब किस तरह से कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम करते हैं।
मोनोपोली कैसे काम करते हैं, ये सब चर्चा लेके नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे, ठीक है। बट आज मैं आपको एक आइडिया तो देके दिया सर, आज आप एक आइडिया जरूर लेके जा रहे हो कि अल्टीमेटली मार्केट में प्राइस डिसीजन कैसे लिया जाता है। रेवेन्यू का चर्चा मैंने लास्ट दिन कर ही दिया था, बट आज का जो चर्चा आपने सीखा या सुना, इसमें आपको ये पता लग गया है सर कि अल्टीमेटली कि किस तरह से मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। लेकिन अभी भी चर्चा बाकी है, जो हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स करेंगे, ठीक है सर। तब तक घर पे क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ग्राफ को, कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन आंसर मेरे नोट से, इंस्टीट्यूट के मैट से, जहां से मिले करते रहो। एग्जाम के लिए अच्छा से रेडी होते रहो। सबके लिए सेम बात कर रहा हूँ, प्लीज फॉलो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो, अच्छा रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, ठीक है सर। आज मैं इतना ही रखूंगा, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू नानी।